हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अमर उजाला अंतर्राष्ट्रीय खबरें, देश विदेश की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, और जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली ही जो फ्रंट पेज की खबर है वह है कि पार्टी में मतभेद शक्ति परीक्षण का आधार नहीं है, लोकतंत्र में दुखद घटना है। तो इस प्रकार की जो बात कही है वह सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतधारी दल के विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने का आधार नहीं हो सकता, और राज्यपाल के ऐसा करने से निर्वाचित सरकार गिर भी सकती है, और राज्यपाल एक विशेष परिणाम के लिए अपने दफ्तर के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं होने दे सकते, और ऐसा करना लोकतंत्र के लिए एक दुखद तमाशा होगा। और शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने बीते साल जून में हुए महाराष्ट्र के सियासी संकट में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की है। तो पार्टी में मतभेद शक्ति परीक्षण का आधार नहीं हो सकता है, यह लोकतंत्र में दुखद घटना है। तो इस प्रकार की बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और वहीं शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह देना अर्ध न्यायिक क्षमता में सुविचारित निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में चुनाव आयोग ने बताया है कि उसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्ध न्यायिक क्षमता में एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन का सुविचारित आदेश पारित किया है। और चूंकि यह आदेश आयोग की प्रशासनिक क्षमता में नहीं बल्कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत अर्ध न्यायिक क्षमता में पारित किया गया था, लिहाजा मामले की योग्यता के आधार पर कोई विवाद नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है फ्रंट पेज की उसकी तरफ। शीर्ष कोर्ट को सौंपी आयोग की रिपोर्ट, 24 को सुनवाई। तो जो कि ओबीसी आरक्षण का मामला है, सरकार ने बताया है कि नई अधिसूचना का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। और यूपी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा। और प्रदेश सरकार ने एक तरह से बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी अंतरिम जो रिपोर्ट है वो दे दी है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जो जमीन के बदले नौकरी का जो घोटाला लालू प्रसाद यादव की तरफ से, जिसमें लालू प्रसाद यादव को आरोपी करार दिया गया है और राबड़ी देवी को, तो लालू परिवार को अभी तक जमानत दे दी गई है। और पूर्व रेल मंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद व्हील चेयर पर अदालत पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पहुंची। वहीं एससीओ बैठक के लिए भारत का पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को न्योता दिया गया है। और भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को निमंत्रण भेजा है। और भारत वर्तमान में 8 सदस्यीय एससीओ को अध्यक्ष है। और उसी हैसियत से 28 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए सभी सदस्य देशों को न्योता भेजा गया है। वहीं केंद्रीय सशस्त्र बलों में एक तरह से सीआरपीएफ के जो 84,866 पद खाली हैं, तो सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कुल 84,866 पद खाली पड़े हैं। और केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि सीएपीएफ में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,05,520 है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं मैकमोहन रेखा ही भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इस प्रकार से अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव जो पारित किया गया है, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा भी उन्होंने बताया है। तो अमेरिका ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। और अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में लाए प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा
बताते हुए चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत का समर्थन दोहराया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट फ्रंट पेज की खबर है। जैसे कि विद्युत कर्मियों की हड़ताल आज चल रही है, तो कॉरपोरेशन इंतजाम में जुटा है। तो कार्य बहिष्कार से कई जिलों में व्यवस्था एक तरह से इससे प्रभावित होने के जो आसार बने हुए हैं, और बिल भुगतान पर भी असर जिसकी वजह से पड़ने वाला है। तो इसमें एक तरह से विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के बुधवार को कार्य बहिष्कार के बीच पावर कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनज़र पुख्ता रणनीति बनाई है और छुट्टियां रद्द करने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों से अतिरिक्त कर्मियों के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संघर्ष समिति 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर अड़ी है, और समिति ने कार्य बहिष्कार के चलते बुधवार को कई जगहों पर कार्य प्रभावित होने का दावा किया है, जबकि ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इससे इनकार किया है। और कॉरपोरेशन का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं पहले की तरह सुचारू रूप से चल रही हैं। वहीं संघर्ष समिति ने 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग की है। समिति का दावा है कि 1 लाख बिजली कर्मियों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जो आवारा पशु खेतों में मिले तो डीएम आवास पर छोड़ेंगे, इस प्रकार की जो बात कही गई है वह जो भाकियू के महापंचायत में यह ऐलान किया गया है और अफसरों पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाकियू के ठाकुर राजेश सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 31 मार्च के बाद किसान अपने खेतों में से आवारा पशुओं को पकड़कर डीएम और अन्य जिम्मेदार के आवासों पर छोड़ देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट खबर हमारी आ रही है वह है कि जो बाबा गुरिंदर सिंह जी हैं, राधा स्वामी ब्यास सत्संग के जो प्रमुख हैं, उन्होंने दुनियावी रिश्ते सिर्फ गर्ज और मतलब के इस पर आधारित एक अपने प्रवचन दिए हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर है उसकी तरफ। तो विदेशी वकील भी कर सकेंगे भारत में प्रैक्टिस। तो इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारे सामने आ रही है। और बार काउंसिल ने जिसके लिए चुनिंदा क्षेत्रों के लिए अनुमति दी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें 20 लाख रुपए देने होंगे। तो 20 लाख रुपए वकीलों को देने होंगे और कानूनी फर्मों को करीब 40 लाख रुपए देने होंगे। ये रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए होगा और इसके बाद भी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा। तो भारत में अब विदेशी वकील भी कानून की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और भारत की बार काउंसिल ने बुधवार को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विदेशी वकीलों और लॉ फर्म को काम करने की अनुमति दे दी है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। देश में ही हर साल बनेंगे ट्रेन के 80,000 पहिए। तो रूस यूक्रेन संकट की वजह से चीन पर खत्म निर्भरता जो होने जा रही है, तो उसमें भारतीय रेलवे अब ट्रेन के पहियों के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहेगा और हर साल भारत में ही 80,000 पहियों का निर्माण होगा। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और हर हालात से निपटने के लिए बीएसएफ तैयार है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की ओर। हवाई अड्डों पर जो भीड़ बढ़ी है और सुरक्षा जांच द्वारा और चेक इन काउंटर बढ़ाने की सिफारिश जो की गई है, तो संसदीय समिति ने चिंता जताई है। तो उड्डयन मंत्रालय को टर्मिनल विस्तार पर जोर देने का सुझाव दिया गया है। और वहीं इसके बाद महाराष्ट्र में एमबीबीएस छात्र की मौत जो हुई है, उसमें पुडुचेरी में एक तरह से 26 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और H3N2 का जो मामला की वजह से महाराष्ट्र में जो एमबीबीएस की छात्र की मौत हुई है, तो संक्रमण बढ़ने के साथ ही सतर्कता भी बढ़ी है। वहीं इसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से जुड़े 12 संदिग्धों की पहचान एनआईए ने की है। वहीं टीबी के जो रिकॉर्ड मरीज मिले हैं, एक साल में 24.22 लाख नए केस जो नज़र आए हैं, तो 63%, जिसमें कि एक तरह से हम कह सकते हैं टीबी के नए मरीजों की संख्या 7 साल में बढ़ी है।
और सभी मरीजों की सूचना नहीं दे रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। तो इस प्रकार की जो घटना है वह भी सामने आ रही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो खेल जगत की खबर की तरफ। मुक्केबाजी बेटियों के सामने 2006 की सफलता दोहराने की चुनौती है। और एक तरह से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व महिला मुक्केबाजी का रंगारंग आगाज किया है और 65 देशों के 300 बॉक्सर इसमें खेलेंगे। वहीं श्रीकांत जीते सिंधु पहले दौर में हार गई है। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन सात्विक और चिराग की जोड़ी भी जीती है। वहीं भारत के लिए आसान नहीं है वनडे रहा तो ऑस्ट्रेलिया। तो किस प्रकार से भारत के लिए वनडे की राह आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 श्रृंखलाएं जीती हैं। तो 5 भारत में हुई पिछली वनडे श्रृंखलाओं में भारत को 4 में जीत मिली है। वहीं कल से 3 मैचों की जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय कप धरती पर वनडे में किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। वहीं इसके बाद तो किस प्रकार से ये जो हॉलैंड के लिए एक तरह से रिकॉर्ड जो बना है 5 गोल से, एक तरह से सिटी अंतिम 8 में पहुंच गई है। और जिसमें कि 1-1 से पहले चरण के मुकाबले में सिटी को लिपजिग ने बराबरी पर रोका था और 8-1 के औसत से उसने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एक तरह से जो खेल जगत की खबर के बाद जो हमारी खबर है कारोबार जगत की खबर उसकी तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में जैसे कि ब्याज दरों में वृद्धि से सस्ते घरों की एक तरह से बिक्री जो है 15% घटी है। और जिसमें कि 55 लाख वाले मकान खरीदारों में एक तरह से वृद्धि दर्ज की गई है। और वहीं कुल होम लोन ग्राहक जो है 1.15 करोड़ जो कि हो गए हैं और बकाया रकम जो कि 18.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और EBLR का हिस्सा 48% जो कि हो चुका है। और EBLR से जुड़े होम लोन ग्राहक 55.2 लाख, बकाया रकम जिसकी 9.1 लाख करोड़ हो गई है। और 47 लाख ग्राहकों ने किस्त अवधि पर दोनों बढ़वाई हैं जिसमें कि 8.2 लाख करोड़ रही है। वहीं इसके बाद पिछले साल से लगातार जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं ने छोटे घर खरीदारों का हौसला पस्त कर दिया है। और जबकि महंगे घर खरीदने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। अप्रैल से फरवरी के बीच निर्यात जो है 7.5% बढ़कर 406 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है जिसमें कि आयात में 19% की तेजी आई है। और व्यापार घाटा 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है जिसमें कि 653.47 अरब डॉलर आयात रहा है अप्रैल फरवरी में। और पाम तेल आयात 30% गिरकर 8 माह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं जो हमारी नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ हम चलते हैं। सोना 310 रुपये सस्ता हो गया है और चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है यानी कि 57,070 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर सोना एक तरह से जो कीमत दर्ज की गई है। और चांदी जो कि 66,535 रुपये एक तरह से दर्ज की गई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है देश विदेश की खबर। तो देश विदेश की खबर में हमारे जो विदेशी वकील भी प्रैक्टिस कर सकेंगे एक तरह से बार काउंसिल में। और यह खबर मैंने आपको भी बताई है जैसे कि। वहीं हम आपको लेकर चलते हैं जो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस है उसकी तरफ। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है तो उसी रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बीमार करने वाली हवा जो कि हेडलाइन भी दर्ज की गई है दर्शाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भारत पहले ही आज तेज़ी से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था हो लेकिन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक वह दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है जो नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और निसंदेह
पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण को लेकर काफ़ी विमर्श हुए हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए कई तरह की पहल भी हुई है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की संस्था IQ एयर की 2022 की रिपोर्ट दिखाती है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ खास नहीं बदला है। मसलन 2021 में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले PM 2.5 का औसत स्तर अपने देश में 58.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो कि 2022 में मामूली गिरावट के साथ 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से 7 गुना अधिक है। वहीं राजधानी दिल्ली की तो हालत और भी खराब है, जो बेशक अब दुनिया का चौथा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, लेकिन यहाँ भी PM एक तरह से 2.5 खतरनाक स्तर पर है और मध्य और दक्षिण एशिया के देशों में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है सबसे खराब है और जिसमें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, जबकि राजस्थान का भिवाड़ी इस सूची में तीसरे नंबर पर है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 17 लाख लोग असमय मारे जाते हैं। विभिन्न तरह की विशेषज्ञ रिपोर्ट्स और शोध दिखाते हैं कि अस्थमा, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और हृदय रोग का एक बड़ा कारण वायु प्रदूषण भी है और इसकी सर्वाधिक कीमत प्रवासी मजदूरों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पराली, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, वाहनों का धुआं, यहाँ तक कि रसोई गैस तक का वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बेशक पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बिजली की मांग को देखते हुए कोयले की खपत कम होती नहीं दिख रही है। वहीं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और इसके तहत 2024 तक PM 2.5 तथा PM 10 के स्तर में 2017 के स्तर से 20 से 3% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदलकर साहसिक और दूरगामी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जो हमारी नेक्स्ट एनालिसिस है, जो सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर हमने एक एनालिसिस जो हम अब बनाने वाले हैं, जो आपके सामने रखने वाले हैं। तो किस प्रकार से जो अमेरिका में ये दोनों बैंक डूबे हैं, तो उसी के ऊपर एक एनालिसिस की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सदियों से भारतीय संतों और महात्माओं ने माया की व्याख्या की है। उन्होंने पाया है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह माया है और हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भी माया ही है। खुलासे के इस मौसम में बचतकर्ताओं और निवेशकों और सरकारों की यह दुनिया इस शाश्वत सत्य का अनुभव कर रही है और शुक्रवार तक दुनिया के 10 में से 9 लोगों ने संभवतः सिलिकॉन वैली बैंक SVB का नाम तक नहीं सुना होगा। 7 मार्च को इस बैंक ने फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में स्थान दिए जाने का जश्न मनाया है और 10 मार्च को ध्वस्त होने पर उसे बंद कर दिया गया है। अमेरिका के जो नियामकों ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को नियुक्त किया है। $200 अरब से अधिक संपत्ति वाले SVB का पतन अमेरिका के इतिहास में बैंकों के पतन की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। जिन लोगों के $2.5 लाख से अधिक जमा थे उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ा है और अमेरिकी सरकार द्वारा शुक्रवार और शनिवार को दिखाया गया लचीलापन अन्य छोटे और क्षेत्रीय बैंकों की घबराहट के साथ खत्म हो गया है। रविवार को एशियाई बाजार खुलने से पहले अमेरिकी सरकार ने जमाकर्ताओं को उनके पैसे की गारंटी देने के लिए एक योजना बनाई है ताकि स्टार्टअप वेतन का भुगतान करने के लिए धन का उपयोग कर सके। SVB के पतन ने निवेशकों में घबराहट पैदा कर दी है। हिंदी के दिवंगत मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के शब्द उधार लेकर वैश्विक बाजार को देखें तो वह लथपथ नज़र आ रहा है। अमेरिका और यूरोप के बैंक शेयरों का मूल्य करीब $200 अरब घटा। अमेरिका में
लगभग आधा दर्जन बैंकों ने अपना बाजार मूल्य का 50% से अधिक खो दिया है और कई में व्यापार रोकना पड़ा है। और भारत में बैंक निफ्टी लगभग 1800 अंक नीचे गिर गया है। और एसवीबी की संपत्ति देनदारी बेमेल थी और इसने कम अवधि के लिए जमा लिया था, लेकिन धन को लंबी अवधि में बॉन्ड में लगा रखा था। तो स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब जमाकर्ताओं ने अपने धन की मांग की तो बैंक के पास पैसा नहीं था। इसका क्या कारण है? बचत कितनी सुरक्षित है यह बैंकिंग परिदृश्य पर निर्भर करता है। यह उन बदलावों के क्रम को समझने के लिए लिहाज से शिक्षाप्रद है जो भरोसे के पतन का कारण बने हैं। एक दशक से अधिक समय में से अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने कम ब्याज दर पर ऋण दिया। अमेरिका में ब्याज दरें सिर्फ 1% से ऊपर थी और यूरोप के बैंकों में अपना पैसा रखने के लिए ग्राहकों से शुल्क लिया। और वास्तव में दुनिया भर में 180 खरब डॉलर से अधिक ऋण ने नकारात्मक कमाई दर्ज की है। फिर महामारी के बाद राहत पैकेज आया है और सरकारों ने जीवन और जीविका बचाने के लिए राहत पैकेजों में एक तरह 70 खरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इससे कम लागत वाली व्यवस्था वास्तव में शून्य लागत वाली व्यवस्था में बदल गई है। इससे अतिरेक बढ़ गया है और बेहतर रिटर्न के लिए धन का फैंसी और जोखिम भरे क्षेत्रों में निवेश होने लगा है। और क्रिप्टो संपत्ति में बिटकॉइन के नेतृत्व में वैल्यूएशन 30 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। अचल संपत्ति में और फैंसी स्टार्टअप एवं उद्यमों में कम दरों पर निवेश किया गया है, जहां लाभ नहीं कमाना व्यापार का मॉडल था। और एक तरह से मार्च 2022 तक दुनिया दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति में से घबराकर जागी है और केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है। और यह आसान धन का अंत था। इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा शुरू की गई नई ब्याज दर में वृद्धि का 1 वर्ष पूरा हो गया है और भारतीय रिजर्व बैंक सहित कई अन्य ने भी इसका अनुसरण किया है। पिछले 12 महीनों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 8 बार बढ़ोतरी की है, जिससे दरों में बढ़ोतरी की वैश्विक दौड़ शुरू हो गई है। और दरों में बढ़ोतरी की गति को देखते हुए ऐसी दुर्घटना का होना निश्चित था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से क्रिप्टो परिसंपत्तियों, शेयरों, रियल एस्टेट और पुराने बॉन्ड के मूल्यों में गिरावट आई है। और जो एसवीबी जैसे बैंकों द्वारा कम दरों पर जारी किए गए थे। और अमेरिकी बैंकों ने बॉन्ड होल्डिंग्स में 620 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया है। दरों में तेज वृद्धि ने मुद्रास्फीति को रोका तो नहीं, बल्कि इसने निश्चित रूप से प्रणालीगत कमजोरी को बढ़ाया है। व्यवसाय मॉडल और निवेश रणनीतियों में दोष अभी तक उजागर नहीं हुआ है और उद्यमों से धन का पलायन परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है। भारत सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पहली बार यह धारणा बनाई है कि मुद्रास्फीति स्थायी थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ यह प्रचारित किया जा रहा है कि मंदी अस्थायी होगी। यह सच है कि अमेरिका में प्रणालीगत संकट ने इस पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं। पूर्वानुमान यह था कि अमेरिका में ब्याज दरें 6% तक पहुंच जाएगी। यह भी सच है कि मौजूदा ब्याज दरें भी प्रभावित करेंगी और विकास को भी रोकेंगी। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए इसमें सबक है, जो विकसित दुनिया को मुद्रास्फीति एवं पूर्वव्यापी तर्क में फंस गए हैं। धन की बढ़ती लागत अमेरिका और अन्य जगहों पर उद्यम पूंजी की क्षमता को कम करती है। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसके निहितार्थ है। एक यूनिकॉर्न के रूप में स्टार्टअप का विकास व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है, लेकिन एक स्थायी इकाई के रूप में विकसित होने के लिए वित्त पोषण अनुक्रमिक लाइड पथ पर भी गंभीर रूप से निर्भर होता है। पहले से ही धन की तंगी के संकेत बढ़ रहे हैं, जिसने ज़ॉम्बी स्टार्टअप का भय पैदा कर दिया है। मूल्यांकन और शेयर बाजार में गिरावट भी फंड को बाहर निकालने से रोकती है और स्टार्टअप के आईपीओ जारी होने के बाद के खराब रिकॉर्ड से यह और भी बढ़ जाता है। व्यापक स्तर पर उच्च लागत और कम विकास वाला परिदृश्य वैश्विक खपत को प्रभावित करता है और इसलिए व्यापार, एफडीआई एवं पोर्टफोलियो प्रवाह प्रकट होता है।
और यह और भी बदतर हो सकता है अगर यह प्रकरण अमेरिकी वित्तीय बाजारों को संक्रमित करता है। प्रणालीगत जोखिम आमतौर पर केवल तभी सामने आता है जब वह एक होता है। ऐसे में सलाह है कि गीतकार नीरज की पंक्तियों को याद रखें, ए भाई जरा देख के चलो। तो इस प्रकार इस एनालिसिस के माध्यम से बैंकों में किस प्रकार से गिरावट दर्ज की गई है और किन कारणों से यह भी दर्शाया गया है। तो इसके बाद हम छोटी सी कहानी के बाद आपसे विराम लेंगे। पल पल कीमती है, जिसका एक तरह से जो हेडिंग है जिसकी, तो सभी संप्रदायों के धर्म ग्रंथों में मानव जीवन को दुर्लभ और अनूठा बताया गया है। धर्माचार्यों, दार्शनिकों व विचारकों ने अपने देशों में हमेशा यही कहा है कि मनुष्य की आयु सीमित होती है, अतः जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। राजा विक्रमादित्य को संस्कृत का यह श्लोक अत्यंत प्रिय था। प्रत्यर्य प्रत्यक्ष प्रत्यवेक्षत नरचरितमात्मन किन्नुम पशुभितुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिव। अर्थात मेरे इस बहुमूल्य जीवन का जो दिन व्यतीत हो रहा है वह पुनः लौटकर कभी नहीं आएगा। अतः प्रतिदिन हमें यह चिंतन करना चाहिए कि आज जो दिन व्यतीत हुआ वह पशुवत गुजरा अथवा सत्पुरुष की तरह। उपरोक्त श्लोक एक दीप के समान हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहता था। आदि शंकराचार्य ने भी इसी तरह कहा था, अरे मूढ़ मानव, न जाने कितने पुण्यों से पशु की जगह यह मानव योनि प्राप्त हुई है। यदि तूने इसे केवल भोग विलास और ऐश्वर्य में बिता दिया तो अंत में सिर पीट पीट कर रोने के सिवा तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मनुष्य जीवन का एक एक क्षण कीमती है, अतः सद्गुणों को ग्रहण करने, भगवान की भक्ति करने और सेवा परोपकार जैसे सत्कर्मों में जीवन व्यतीत करने में ही भलाई है। तो इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। निरंतर हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में। हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। धन्यवाद।